अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने सोचा आप लोगों से एक बार फिर एजुकेशन के टॉपिक पे बात करूं और कुछ बात करूं डिफरेंसेस में जो कि हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्कूल्स में। और ये सारी जो डिस्कशन मैं आप लोगों से कर रहा हूं इसकी बेसिस मैंने बनाई। मैंने सबसे पहले अपने बच्चों से डिस्कस किया क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो पाकिस्तान के भी स्कूल में जा चुके हैं, दुबई के भी स्कूल्स में जा चुके हैं और अब ऑफ कोर्स वो अमेरिका के स्कूल्स में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछूं कि क्या डिफरेंसेस हैं जो उनको दिखे ईस्टर्न कंट्रीज के स्कूल्स में और वेस्टर्न कंट्रीज के स्कूल्स में। तो जो इनपुट मुझे उनसे मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्यों ना आप लोगों की नॉलेज के बारे में बढ़ाई जाए। तो आज बात करते हैं स्कूल डिफरेंसेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किड कि उसने क्या क्या नोटिस किया और क्या क्या चीज़ें वाकई डिफरेंसेस में हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बताऊं जो मैंने नोटिस किया, मेरे बच्चों ने तो वो नोटिस नहीं किया, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तान में, इंडिया में, इन जगहों पे कुछ जैसे एनजीओ या कुछ वो हेल्पिंग हैंड किस्म के इदारे होते हैं जो कि लोगों के लिए घर बना देते हैं और फिर ऑफ कोर्स वो घर जिनकी ज़रूरत होती है उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन मैंने एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस पाकिस्तान में देखी थी कि एक बिल्डिंग बना दी जाती है और उस बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट जो है वो ऑफ कोर्स डोनेशन में दिए जा रहे होते हैं या चैरिटी में दिए जा रहे होते हैं और उस बिल्डिंग में रहने वालों को सबको पता होता है कि ये सब चैरिटी के घरों में रहने वाले लोग हैं। वैसे तो देखने सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है दोस्तों, जब आप ऐसी कोई बिल्डिंग बना देते हैं जो कि पूरी चैरिटी या डोनेशन पे हो तो वो रहने वाले सारे एक तरह से पूरी जिंदगी एक डिसरिस्पेक्टफुल या एक लो लेवल की लाइफ में ही देखे जाते हैं या दूसरे लोग उनको अजीब नज़र से देखते हैं कि ये रह रहे एक चैरिटी वाली जगह पर है। तो बेहतर यही हो कि इन चीज़ों को माशरे में इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि कोई भी अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल या दूसरे से छोटा ना समझे। ये बात मैंने इसलिए की कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैंने ये चीज़ देखी। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पे नॉर्मल स्कूलों में जो पब्लिक स्कूल हैं वहीं पर अगर कोई बच्चा जिसकी स्पेशल नीड्स है, चाहे वो बच्चा जो है वो डिसलेक्सिया का शिकार है, चाहे वो जो है वो स्पीच थेरेपी चाहता है, चाहे वो बच्चा उसकी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भेजते यहाँ पे नॉर्मल स्कूल में ही है। आप खुद सोचें दोस्तों, अगर आप सारे स्पेशल बच्चों को एक साथ ही रख देंगे तो बच्चा मोटिवेट कैसे होगा कि वो जो है कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करे। और दूसरे बच्चे जो कि नॉर्मल हैं, जिनको माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होगा अगर कभी वो किसी स्पेशल चाइल्ड से मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे स्पेशल किड्स को भी नॉर्मल स्कूलों में भेजा जाता है। उन स्पेशल किड्स के लिए बाकायदा स्पेशल टीचर्स होती हैं जो बाकायदा उनको स्पेशली टीच करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, उनको कैफेटेरिया तक लेके जाना, लेकर आना, उनको उनके असाइनमेंट्स में हेल्प करना, वो एक टीचर कर रही होती है। लेकिन वो लोग पलते बढ़ते उसी माहौल में हैं जहाँ पे सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं। ये लर्निंग कर्व होता है उस स्पेशल किड के लिए भी कि नॉर्मल लोगों से कैसे बात करनी है, और वो मोटिवेट भी होता है कि मैं भी जो है अपने आप को सही करूं। तो जो भी इनके यहाँ पे एक स्पीच थेरेपी है तो उसकी चीज़ें कर रहे होते हैं, डिसलेक्सिया का शिकार है उनको उस चीज़ों में इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इस तरीके से नॉर्मल बच्चे भी समझ रहे होते हैं कि अगर किसी को स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो उसके थोड़े बहुत गलत वर्डिंग्स को कैसे इग्नोर किया जाए, कैसे उससे नॉर्मल इंसान बन के बात की जाए। इस बारे में बहुत सी मूवीज़ भी बन चुकी हैं और ये चीज़ें वाकई हमारे माशरे में ज़रूरत है। तो जिस तरीके से मैं स्कूलों घरों की बात कर रहा था कि घरों को इस तरीके की बिल्डिंग्स बना देना जो कि सिर्फ एक चैरिटी के लिए हो और उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना जो लोग उसमें रह रहे हैं करना, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये तरीका थोड़ा सा गलत है, चाहे वो उनकी हेल्प कर रहा है। इस तरीके से स्कूलों का भी यही है। मैंने स्पेशली देखा है कि ईस्टर्न कंट्रीज में स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, ये वो ऐसे स्कूल्स होने से बेहतर है कि नॉर्मल स्कूलों को इनकरेज करना चाहिए कि वो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट को भी अपने साथ ही रखें और उसके लिए स्पेशल टीचर्स रखें ताकि वो बच्चे भी नॉर्मल किड्स के साथ नॉर्मली बिहेव करें। आखिरकार वो भी तो नॉर्मल इंसान है यार, उनके साथ अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हम सब ऐसा माशरा क्यों नहीं उनको हेल्प करते। ये चीज़ मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में देखी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं खुद चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारे कंट्रीज में भी आए। लेकिन हमारे कंट्रीज में सिंस जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों का जो कल्चर है, जो माहौल है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें ट्रीट की जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद चीज़ इम्बेड की जा सके। लेकिन अगर कभी कोई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दे, कभी कोई नया प्राइम मिनिस्टर, नया प्रेसिडेंट आके हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ कर दे तो यकीन करें इससे खुशी की बात कोई नहीं होगी। इसी मामले में दूसरी बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अब गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या है? फर्ज करें कि आपका बच्चा अबव एवरेज है, वो एक नॉर्मल बच्चे को जो सवाल 30 मिनट्स में समझ में आता है वो शायद 10 मिनट्स में समझ जाता है। आपको भी पता है
टीचर को भी पता है, ऑलमोस्ट जिस भी क्लास में जाता है सबको पता है कि वो बच्चा अबव एवरेज है, यानी कि उसके लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसके लिए थोड़ा ईजी है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा इनको अबव एवरेज दिखता है तो उसका बाकायदा एक टेस्ट लिया जाता है जिसको वो लोग कहते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट टेस्ट। वो बाकायदा एक 9 वीक का टेस्ट होता है जिसमें बच्चों को मल्टीपल क्वेश्चनर्स देके मल्टीपल एक्स्ट्रा हाई लेवल के क्वेश्चन और सब्जेक्ट्स पढ़ाकर उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये बच्चा वाकई अबव एवरेज है या नहीं। अगर बच्चा वो सारी चीजें टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसको गिफ्टेड स्टूडेंट पे रखा जाता है। इट मीन्स कि वो बच्चा ना सिर्फ अपनी क्लासेस पढ़ेगा बल्कि जो एडवांस लेवल के भी थोड़े सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ेगा, और वो एडवांस लेवल के सब्जेक्ट होंगे जो उसकी नेक्स्ट क्लास में आ रहे होंगे। जैसे कि अगर आपका बच्चा 7th ग्रेड में है तो वो 8th ग्रेड की चीजें भी पढ़ रहा होगा साथ साथ, तो जब वो 8th ग्रेड में जाएगा तो उसको वो चीजें ऑलरेडी पता होंगी। तो बच्चा हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहता है। इसलिए कि देखें, जब कोई इंसान अबव एवरेज होता है ना तो उसको नॉर्मल लेवल की चीजें अगर आप पढ़ाएंगे तो वो शायद थोड़ा सा बोर हो जाएगा। वो कहेगा यार मुझे शायद ये लोग मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हो सकता है वो पढ़ाई से ही थोड़ा सा दूर होने लग जाए। तो किसी भी इंसान को जो कि एक्स्ट्रा मेहनत करना चाह रहा होता है उसको उसके लेवल की चीज़ें देनी पड़ती हैं, और यही कॉन्सेप्ट रखते हुए ये लोग गिफ्टेड स्टूडेंट का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ होती है और जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है उस बच्चे के लिए भी। और जब वो बच्चा 3rd ग्रेड से शुरू होता है गिफ्टेड स्टूडेंट, और वो जब वो हाई स्कूल तक जाता है तब तक ये चीज़ चलती रहती है। और हाई स्कूल के बाद अगर वो बच्चा गिफ्टेड में ही रहा है उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इनकी काउंटी के पास होता है। और जब ये चीज़ हो जाती है और जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो बाकायदा उसको उस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट होता है उसकी फीस में, उसकी स्कूलिंग में, इसके कॉलेज में। मैंने जब अपने बच्चों से बात की कि भाई क्या क्या चीज़ें डिफरेंसेस दिखी तुम्हें स्कूल्स में इन ईस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न, पहली बात तो उन्होंने वही कहा कि यहाँ के स्कूल्स बने हुए बहुत सही होते हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है, जितने सारी क्लासरूम प्रॉपर्ली मैनेज, बड़ा सा कॉरिडोर जाने के लिए, जबकि हमारे पास जब तक आप कोई बहुत बड़े एक्सपेंसिव स्कूल में ना भेजें, स्कूल्स अपार्टमेंट्स में या बिल्डिंग्स में होते हैं जो कि ऑफ कोर्स अपने हद तक काफ़ी कंजस्टेड होती है। बाहर से कोई मेन रोड भी होता है तो उसका भी शॉर्ट स्कूल में आ रहा होता है। वो सारा एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है, और जितना वो कंजस्टेड स्कूल होते हैं, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ के स्कूलों की बिल्डिंग्स इन्वायरमेंट इस लिहाज से बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। तो ये चीज़ सबसे पहले तो मुझे पता चली, जो कि वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस है ईस्टर्न कंट्रीज़ के स्कूल्स में और वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्कूल्स में। फिर मैंने दूसरी बात पूछी, मैंने कहा अच्छा और बताओ मुझे कि क्या डिफरेंस तुम्हें लगता है। तो मुझे मेरे बच्चों ने बताया कि दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं टीचर्स के एटीट्यूड का। और ये बात वाकई हकीकत है दोस्तों। अगर मैं और आप अपनी एज के हिसाब से देखें तो हमारे टीचर मुश्किल ही हमसे कभी कोई जोक करते थे, और कभी कोई जोक कर लें तो हमें हैरानगी होती थी कि टीचर हमारे साथ जोक कर रहा है या हमारे साथ हंस के बात कर रहे हैं। एक बहुत सीरियस किस्म का जो है वो हमारा रिलेशनशिप होता था हमारे टीचर्स के साथ। हमारे माशरे में शायद ये समझा जाता है कि आप किसी से जब सीरियस किस्म का रिलेशनशिप रखेंगे तभी वो रिस्पेक्टफुल होगा। हालांकि आप किसी के साथ मजाक मस्ती करते हुए भी रिस्पेक्टफुल जो है वो रिलेशनशिप रख सकते हैं। रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होना और डिसरिस्पेक्टफुल होना, उसको फनी और सीरियस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोग इनको हमेशा की तरह कंफ्यूज करके मिला देते हैं, और शुरू से यही कल्चर चलता चला आ रहा है। अब कहीं जाके काफ़ी हद तक टीचर्स ने रियलाइज़ किया और ईस्टर्न कंट्रीज़ में उनका एटीट्यूड अब फिर भी काफ़ी ओपन है। लेकिन अभी भी अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूँ तो 50% टीचर्स अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, और 50% थोड़े से जॉली और फनी होते हैं, और वो स्टूडेंट्स को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप समझें कि 80 या 90% टीचर्स जो होते हैं वो फनी या जॉली होते हैं, वो स्टूडेंट्स को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। मारना वगैरह तो वैसे ही अलाउड नहीं होता यहाँ पे, लेकिन स्ट्रिक्टली बात भी नहीं करते ना, स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को इसी जॉली एटीट्यूड के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। बच्चों को अगर कोई बात समझानी भी होती है तो उनको बताया जाता है, hey, did you put your bag on the wrong place? Do you think it should be on the right place? थिंग्स लाइक दैट। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से उनको अपनी चीज़ें खुद कंप्लीट करनी है। तो बच्चा बहुत ज़्यादा अपने टीचर के साथ इंटरेक्टिव भी होता है, वो टीचर के साथ बात करने में इंजॉय भी करता है। वो जब वेकेशन से वापस जाता है तो बहुत इंजॉय करके अपनी चीज़ें बता रहा होता है, टीचर की बातें सुन रहा होता है। तो एक टीचर्स के एटीट्यूड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब अगेन एक बार फिर डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे टीचर का एटीट्यूड गलत है, लेकिन सीरियस और जॉली होने का रिस्पेक्टफुल और डिसरिस्पेक्टफुल होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जितना टीचर अपने बच्चों के साथ ज़्यादा इंगेज हो सकेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा हेल्पफुल हो सकेंगे, और बच्चों को स्कूल जाने में मज़ा आएगा क्योंकि उनको ऐसा लगेगा वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। जिस तरह हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बात नहीं करते, हम एज अ फ्रेंड उनके साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी हम उनके साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा रखेंगे
इतना वो लोग हमारे साथ खुल के बात कर सकेंगे और हमारे दरमियान एक गैप कम होगा, कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो बहुत बेहतर तरीके से मैनेज होगी। सेम रूल अप्लाइज फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। एक और चीज़ जो उन्होंने नोटिस की, ग्रेडिंग सिस्टम, कि ग्रेडिंग सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने का होता है। कि यहाँ पे जैसे ग्रेडिंग सिस्टम अगर मैं आपको बताऊँ हमारी स्टेट का, तो ग्रेड होता है 2 जो कि एक बहुत नॉर्मल होता है, ग्रेड 2 इज़ नॉट रियली गुड, ग्रेड 3 ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ग्रेड 3 में आते हैं, और ग्रेड 3 कंसिडर्ड वेरी गुड। मैं आपको बता रहा हूँ एलिमेंट्री स्कूल का और टिल मिडिल स्कूल। फोर्थ जो होता है सबसे टॉप लेवल होता है, वो बहुत कम स्टूडेंट्स को दिया जाता है। जब तक स्टूडेंट एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं करता तब तक 4 नहीं आया था, और 1 जो है वो फेलियर होता है। तो 1 2 3 4 ये ग्रेडिंग लेवल होते हैं, ये ग्रेडिंग लेवल यहाँ पे चलते हैं। जबकि हमारे पास ऑफकोर्स ईस्टर्न साइड पे परसेंटेज वाइज में 90% से ऊपर है तो अच्छा है, 80 से नीचे है तो बुरा है, थिंग्स लाइक दैट। ए बी सी डी ग्रेड्स होते हैं हमारे पास। ग्रेडिंग सिस्टम का थोड़ा डिफरेंस है। तो उस ग्रेडिंग सिस्टम को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए बी सी डी गलत है और 1 2 3 4 सही है, लेकिन ये ग्रेडिंग जिस तरीके से दी जाती है, स्टूडेंट को जिस तरीके से जज किया जाता है, वो जज करना, वो एक सिस्टम जो बना हुआ है, वो बड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो है हमें हर चीज़ याद करनी पड़ती थी, हमें जो है वो हर चीज़ पूरे पूरे पेजेस लिखने पड़ते थे, तब कहीं जाके हम ग्रेड अच्छे ला सकते थे। जबकि यहाँ पे सिंस हर चीज़ डिजिटल है, अगर हमें क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें ग्रेड मिल जाता है, वरना नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे यहाँ पे पढ़ाई में मेमोरी तेज की जाती है, नॉलेज नहीं। जबकि यहाँ पे नॉलेज पे फोकस की जाती है, मेमोरी पे नहीं। आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती ना, सही पेन है पेपर है उस पर लिख लें, याद रहेगा जिंदगी भर। पूरा 300 पेजेस का जो ऐसे याद नहीं करना कि बाद में जाके एग्जाम में लिखना पड़े। तो यहाँ पे थोड़ी ग्रेडिंग सिस्टम में मेरे बच्चों को डिफरेंस फील हुआ। एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स के वक्त जब मैं बात कर रहा था, वही चीज़ यहाँ पे भी ओवरलैप हो रही है, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन। हमारे यहाँ टीचर्स, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन हमारे पास शायद एजुकेशन की वो चीज़ें ही नहीं है कि टीचर को क्वालिफिकेशन कर सकें। जैसे मेरी बेटी की, जो मैं जब टीचर से ओपन हाउस में मिलने गया, तो उसने मुझे बताया कि वो बैचलर्स इन एजुकेशन भी है और मास्टर्स इन एजुकेशन भी है। यानी कि उसने एजुकेशन देने में स्टडीज की हुई है, मतलब किसी ने स्टडीज इसलिए की है कि वो एजुकेट कैसे कर सके किसी को, पढ़ाना कैसे सीखते हैं उसके लिए बाकायदा इनके पास डिग्रीज है। हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली डिग्रीज नहीं है, और शायद है भी तो कोई लेता नहीं है। यहाँ पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन काफ़ी बेहतर होती है, यहाँ पे टीचर वाकई क्वालिफाइड होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टीचर्स की क्वालिफिकेशन, बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बेचारे शायद अपने करियर कुछ और बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन टीचर का करियर चूज कर लेते हैं फॉर वन रीजन और अनदर। खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बहुत से लोग अपने शौक से भी लेते हैं, बहुत से लोग इसको पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स की क्वालिफिकेशन और यहाँ के टीचर्स की क्वालिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है। और आप खुद जानते हैं, जब एक क्वालिफाइड इंसान किसी को पढ़ाएगा तो वो कैसा स्टूडेंट निकलेगा, और जब एक नॉन क्वालिफाइड या नॉन मोटिवेटेड टीचर किसी को पढ़ाएगा तो वो स्टूडेंट कैसा निकलेगा। एक चीज़ और जो है वो है एक्टिविटीज़। स्कूल्स में यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। हमें जब अपने कंट्री में यही चीज़ें करवानी पड़ती हैं तो हमें बहुत एक्सपेंसिव स्कूलों में जाना पड़ता है, वहाँ पे भी शायद ये सारी एक्टिविटीज़ ना हो। यहाँ पे स्कूल्स के अपने अंदर ही आपके पास जिम होता है, यहाँ पे स्कूल्स के अंदर सॉकर का ग्राउंड होता है, टेनिस का ग्राउंड होता है, बास्केटबॉल, एवरीथिंग इज विद इन द स्कूल बाउंड्री। तो बच्चों को एक्टिविटीज करने का बहुत मौका मिलता है। इवन के चेस और बाकी सारी चेकर्स और ये सारी भी एक्टिविटीज जो बच्चों को अंदर ही की जाती हैं। ऑडिटोरियम वगैरह भी होता है हमारे यहाँ। जब तक आप किसी बहुत बड़े स्कूल में ना जाएं, ये सब चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। आई नो कि बहुत से स्कूलों में अवेलेबल हैं, प्लीज़ मेरे सर पे मत आ जाइएगा कि नहीं जी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। आई नो मिल जाती हैं, लेकिन अब ओवरऑल अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 60-70% स्कूल में मुश्किल से मिलेगा, जबकि यहाँ पे 90% स्कूलों में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बहरहाल। तो ये चीज़ है कि एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनको बहुत इंकरेज किया जाता है। ड्यूरिंग स्कूल टाइम ये सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिसमें कोरस, बैंड, आर्ट्स, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि होती हैं, स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ना इंकरेज की जाती हैं, ना इतना ज़्यादा इस पर काम किया जाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ गली मोहल्लों की क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है, यहाँ पे गली मोहल्लों की बेसबॉल नहीं होती, क्योंकि बच्चा अपना शौक स्कूल में पूरा करके आ रहे होते हैं। आखिरी पॉइंट जो मैं इस बारे में कहूँगा, जो मैंने ओवरऑल एक डिफरेंस देखा है, वो है ओवरऑल ऑपरेशंस का। एक जो ओवरऑल सिस्टम है ना यहाँ के स्कूलों का, वो बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम बहुत अजीब सा है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी एज अ बिजनेस मटेरियल देखा जाता है, एज अ प्रोडक्ट देखा जाता है।
बीइंग ऑन के वो प्राइवेट स्कूल हैं, ऑफ कोर्स बच्चा फीस पे कर रहा आने के लिए। यहाँ पे चूंकि बाय लॉ है तो हर बच्चे को आना ज़रूर है, तो वो लोग हर बच्चे को ऐसे नहीं ट्रीट कर रहे होते कि ये हमारी प्रोडक्ट है, वो लोग ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर और ओवरऑल ऑपरेशन जो है कि अगर बच्चे को स्कूल में माँ बाप छोड़ रहे हैं तो उसके लिए जो सिस्टम बना हुआ है कि कोई भी चीज़ मिसमैनेज ना हो, बाकायदा पब्लिक बसेस जो आ रही हैं, जो कि स्कूल बसेस आ रही हैं बच्चों को पिक करने, तो ओवरऑल जो ऑपरेशन हैं स्कूल के वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जबकि हमारे मुल्कों में ओवरऑल ऑपरेशन जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते और हर चीज़ का सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे बाकायदा हर चीज़ का लॉ बना हुआ है, हर चीज़ का जो है वो स्कूल पॉलिसीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिस्टम से चलती हैं। जैसे हमारे मुल्क में हर चीज़ के लॉ और वो ऑर्डर है तो सही, इम्प्लीमेंट नहीं होता, इस तरह स्कूलों का भी है कि हर चीज़ है तो सही लेकिन शायद इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ है और इम्प्लीमेंट भी होती है। बस दोस्तों, कुछ यही पॉइंट्स थे जो कि मेरे जहन में आए, तो सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं और इस बारे में भी कुछ आपको बताऊं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस की है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह उस चीज़ को कवर कर सकूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।